बीच उपस्थित हैं। मैं गंगाराम राजू जी का स्वागत करता हूँ, गणेश जी का और कैलाश गौतम जी का और विशाल जी का बहुत बहुत स्वागत। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री गिरीश गणेश जी से मंच में हैं। आदरणीय गणेश जी प्रख्यात कवि व आलोचक है। इनकी अब तक 4 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। कविता और आलोचनाएं लिखने के साथ साथ इन्होंने युवा कवियों के लिए बहुत सारा कार्य किया है जो आप सभी को विदित है। तो आदर सहित आदरणीय गणेश जी को मंच पे आमंत्रित करते हैं। मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि महोदय, अतिथि विशेष, सभा में उपस्थित साहित्यकार मित्रों, बलबंत नीर की कविता के बहाने दरअसल मुझे कुछ अपनी बातें कहनी है। वसीम बरेलवी का एक शेर है, किताबे माजी के पन्ने उलट के देख जरा, ना जाने कौन सा पन्ना मुड़ा हुआ निकले, उसे समझने का कोई तो सिलसिला लिख दे। ये सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के इस दौर में मैं अपने दृष्टिकोण से कहूँ तो स्थिति बहुत बदली हुई है। पहले साहित्य लेखन, प्रकाशन और प्रसार की अपनी सीमाएं थी। लेखक को उठाने गिराने का अधिक स्कोप था। साहित्य के 2 जार मठ ही ताकतवर थे। अब हालात बदल गए हैं। इधर बहुत स्पेस है, सीमाएं टूट चुकी हैं, मठ भी ध्वस्त हो रहे हैं। यह कमाल सोशल मीडिया का है। ये तो रही इस सोशल मीडिया के उजले पक्ष की बात, परंतु दूसरा अंधेरा पक्ष भी है। साहित्य की राजनीति अभी हावी है। कुछ संपादकों ने अपनी पत्रिकाओं को अभी भी अपने अपने खास एजेंडे के तहत चला रखा है, जबकि बेहतर साहित्य के लिए उदारता चाहिए। पुरस्कारों और सम्मानों की राजनीति बहुत खराब है। प्रकाशकों के अपने अपने समीक्षक हैं, टेनोर्ची हैं, तो ये सारे कारण बहुत बार बेहतरीन लिखने वालों को नज़रअंदाज भी करते हैं। इसके बावजूद सोशल मीडिया के ज़माने में हाशिए वाले लोग भी जैसे तैसे सामने आ ही जाते हैं। मैंने हाल ही में किताब प्रकाशित करवाई थी हाशिए वाली जगह, और इसका सारा श्रेय मैं डॉक्टर करम सिंह जी को देना चाहूँगा, क्योंकि इसमें हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों के 38 कवियों को मुझे इस पुस्तक में संपादित करने का अवसर ना मिलता। इसमें कैलाश गौतम जैसे नए कवि भी प्रकाशित हुए हैं और बलबंत नीर जैसे संभावना तलाशने वाले कवि भी शामिल हुए। बलबंत नीर की 3 कविताएं मजदूर, ब्रांश और संघर्षरत इस संग्रह में प्रकाशित हैं। बहुत मुश्किल होता है मजदूर होते हुए आदमी होना। एक और टुकड़ा है अंतिम 10वां, मजदूरों ने अपने दम पर बना रखी हैं असंख्य कृतियां सिर्फ रोटियों के बदले। अगर मुझे उन दिनों जुंगड़ा कविता मिल जाती तो यही इकलौती कविता मैं प्रकाशित करता। जुंगड़ा कविता में जो बलबंत नीर ने नयापन लाया है बड़ा हैरान करता है। अजनबी बैंड जुंगड़े की बदौलत शुरुआती हिचकिचाहट के बावजूद जोड़ते जोड़ते दोस्त बन जाते और जिंदगी भर जोड़ीदार रहते थे। लोहे के बैल ने बैलों की जिंदगी तबाह कर दी। जब तक जोड़ा था बैलों की पूछ बंद थी। मुझे लगता है ये कविता सार्थक हो जानी चाहिए। इसके बाद वाली पंक्तियां केवल व्याख्या है। जो कविता के वातावरण की हम बात करते हैं तो मुझे नोबेल पुरस्कार विजेता ट्रांसफॉर्मर की पंक्तियां याद आती हैं कि कविता का कोई अध्यापक हो नहीं सकता। कविता प्रतिभा का काम है। कविता के लिए हम केवल वातावरण में माहौल तैयार कर सकते हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश में कविता का माहौल धीरे धीरे बहुत अच्छे से बन रहा है। फिर भी राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी हमें वह स्थान नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए। जैसे मुख्य धारा के हिंदी साहित्य में राजनीति हावी रही है, ठीक वैसी राजनीति हिमाचल के साहित्य में भी रही है। यहाँ आसानी से पत्रिकाएं उपलब्ध नहीं रही हैं। साहित्य पर चर्चा के लिए इलाहाबाद, बनारस, भोपाल, पटना जैसी अड्डेबाजी भी नहीं रही। इन शहरों में साहित्यिक चर्चा के लिए कॉफ़ी हाउस होते थे, जो हिमाचल में कभी संभव ही नहीं हो पाया। यह भी जरूर रहा कि मुख्य धारा के साहित्य के समकक्ष हिमाचल से बहुत कम लिखा गया। दरअसल हमारे संघर्ष अन्य पहाड़ी राज्यों जैसे विकराल नहीं थे। हालांकि शुरुआती दौर के कुछ कथाकार और कवि बहुत अच्छा लिख रहे थे। सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने कुछ प्रोजेक्ट टाइप लेखक बाहर से बेशक बुलाए, उन्हें सम्मानित भी किया,
मगर यहाँ के कवियों और कहानीकारों को उसका लाभ नहीं मिल पाया। हमारी पहचान नहीं बन पाई जैसे उत्तराखंड के साहित्यकारों की बनी। अब स्थिति बदल रही है। संपादकों और प्रकाशकों की हिमाचल पर भी नजर बनी हुई है। हिमाचल में साहित्यिक पत्रिकाओं की स्थिति उतनी खराब भी नहीं है और ये भी नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी है। फिर भी हमारे यहाँ से सरकारी और गैर सरकारी पत्रिकाएं निकलती हैं। सरकारी पत्रिकाओं में विपाशा, सोमसी, हिमप्रस्थ तथा गिरिराज जैसी साप्ताहिक पत्रिकाओं ने वर्षों से साहित्य दुनिया में कवियों और लेखकों को प्रकाशित किया है। निश्चित तौर पर प्रयास हुए हैं जिसमें सेतु, हिमतरु, शिखर, रचना, चंद्रताल, पर्वतराग, हिमाचल मित्र, इरावती आदि कुछ की पत्रिकाएं हैं जिनके नाम हिमाचल के साहित्यिक परिदृश्य में लिए जा सकते हैं। हिमाचल के जाने माने संपादक डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता वर्षों से एक प्रतिष्ठित पत्रिका सेतु निकाल रहे हैं। अब तक 2 दर्जन अंक आ चुके हैं। यह एक संपादक का कठिन परिश्रम है। अभी हाल ही में सेतु का 22वां अंक हिंदी के ख्याति प्राप्त कथाकार उपन्यासकार हरनोट जी पर केंद्रित रहा है। यह अंक इतना चर्चित और मांग में रहा कि इसकी दोबारा प्रतियां प्रकाशित करनी पड़ी। यह एक उपलब्धि जैसा है। इन दिनों प्रिय कथाकार हरनोट जी कविताएं लिख रहे हैं, खूब लिख रहे हैं और कमाल की लिख रहे हैं। लिख ही नहीं रहे, बागर, पाखी और परिकथा में प्रकाशित भी हो चुके हैं। एक कवि के तौर पर हरनोट जी अब कवि कथाकार हरनोट जी कहलाएंगे। आपका कविता की दुनिया में स्वागत है। मुझे यह भी जानकारी है कि एक बड़े प्रकाशक के बैनर तले आपका पहला कविता संग्रह इस पुस्तक मेले में आएगा। इसके लिए हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। आज एक ऐसे कार्यक्रम में बलवंत नीर की पहली किताब का लोकार्पण हो रहा है जहां हिंदी साहित्य की चर्चित हस्तियां मौजूद हैं। ये सौभाग्य की बात है। हम सबको तलाश रहती है जीवन में एक ऐसे साथी की जो मार्गदर्शक हो, जो सही हो और गलत को गलत कहे और सही को सही कहे और इसका साहस रखता हो। एक दिन तुम निकलोगे तलाश में, ढूंढोगे हवा जिसकी तुम्हें जरूरत होगी, जो होनी चाहिए शुद्ध, पर तुम्हारी तलाश खत्म नहीं होगी, ना ही मिलेगी हवा तुमसे, वो मर चुकी होगी कुछ वर्ष पहले। एक दिन तुम निकलोगे तलाश में, ढूंढोगे पानी, रास्तों में तुम्हें मिलेंगे सूखे कुएं और बावड़े। तुम 2 बूंद के लिए उतरोगे नदियों में भी, पर वो भी तब्दील हो चुकी होंगी रेत और पत्थरों में। बस तुम्हें मिलेंगे सूखे झरने और नदी नालों के निशान। एक दिन तुम निकलोगे तलाश में, ढूंढोगे छांव, पर देखोगे तुम कीट के जंगल ही जंगल पूरे के पूरे शहर में। तुम ढूंढ नहीं पाओगे एक भी पेड़। साहित्य की दुनिया में लिखे रहने से बहुत ज़रूरी है कि हम अपने समकालीनों पर बात करें। सभी प्रयास कर रहे हैं। मैंने भी एक प्रयास किया था, एक इसी साल हिमतरु का एक अंक निकाला था जिसमें देश भर के 75 कवियों को शामिल किया था और उसमें बहुत सारे हिमाचल के कवि मित्र भी थे और बहुत सारी जो बात उठती थी कि कविता पर संकट है, उस पत्रिका के आवरण पर ही मैंने लिखा था कि कविता पर कोई संकट नहीं है। अगर कविता पर संकट होता तो हरनोट जी जैसे स्थापित प्रतिष्ठित कहानीकार कविता ना लिखते। मैं कहता हूँ कि कविता के पाठक बढ़े हैं, पढ़ने का माध्यम बदल गया है। कविताओं की पुस्तकें यदि कम दिख रही हैं तो पाठक सॉफ्ट कॉपी पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। कविता के पाठकों की कमी उन्हें सता रही है जो स्वयं कविता पर संकट है। घटती पाठकता नहीं बल्कि तैयार पाठकों की कमी है। युवा पाठक अच्छी कविताएं चाहता है जिसमें नयापन हो, भाषा में ताजगी हो, शिल्प और शैली में नवीनता हो। घिसी पिटी कविताओं को पाठक नकार देते हैं। ये सही भी है, इसमें कौन सा संकट है। अब चाहे भाषा विभाग हो या चाहे राज्य अकादमी हो, ये तभी चल सकते हैं जब अधिकारी और कर्मचारी साहित्यिक रुचि के होंगे। किसी भी प्रदेश की अकादमी की बड़ी भूमिका रहती है वहां के लेखक वर्ग के उत्थान में। यह कार्य प्रकाशन में सहयोग से लेकर पुरस्कार तक होता है। यह निस्वार्थ और पारदर्शी होना चाहिए। वर्तमान में विभाग और अकादमी के सचिव दोनों ही साहित्यिक रुचि के हैं। अकादमी ने इतनी गतिविधियां पहले कभी नहीं हुई है। भाषा विभाग में कुछ आवश्यक परिवर्तन भी होंगे, ऐसे मेरा अंदाजा है।
लेकिन दुखद यह है कि कुछ स्वार्थी लोग अधिकारियों को पथ भ्रष्ट करने से नहीं चूकते। यह नहीं होना चाहिए। डॉक्टर करम सिंह जी ने अकादमी में सचिव रहते जो कार्य किए हैं वे सराहनीय हैं। मैं ये मानता हूं कि जो लेखक अपने समकालीनों पर नहीं लिखता या बात नहीं करता या जानबूझकर उन्हें इग्नोर करना चाहता है, उसका भविष्य में हाशिए पर जाना तय है। इसका इतिहास हुआ है। सोशल मीडिया के दोनों पक्ष हैं। अच्छा पक्ष इसलिए कि साहित्य पढ़ना लिखना खरीदना आसान हो गया। कविताएं, कहानियां और साहित्य पर विचार अब सुने भी जा सकते हैं आसानी से। ऑनलाइन गोष्ठियां इस समय की उपलब्धियां हैं। खराब पक्ष यह है कि बहुत सी खराब साहित्य भी है। साहित्य की चोरी भी हो रही है। लुगदी साहित्य की भरमार है। अब चुनाव पाठकों को करना है। पाठ की तैयारी की अहमियत और भी बढ़ जाती है। ये बात बलवंत नीब अच्छे से समझते होंगे कि नीब स्वयं सुरेश सेन निशांत के साथ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि निशांत भाई कितने गंभीर पाठक और कवि थे। वे हमेशा पढ़ने पर जोर देते थे। नीब की कविता निशांत पर समर्पित है। सुरेश सेन निशांत की। बैठे रहते हो घंटों घंटों चुप, खोए रहते हो पहाड़ों, पेड़ों, नदियों, औरतों, बच्चों में, और सभी से चुरा लाते हो उनकी परेशानियां और खुशियां। बुन देते हो कविता में इतनी सरलता से जैसे वे सब के सब दुख ही सुना रहे हों अपनी कथा कहानी। नीब हमेशा मुझे लगता है कि हिमाचल के साहित्यकारों के बीच में निशांत जी से बहुत प्रभावित रहे हैं। और उनकी एक और कविता है जो मैं ज़रूर यहाँ उसका जिक्र करना चाहूँगा, प्रेरित। बहुत अच्छी कविता है जिसमें नयापन है। आदिम कवि की आदिम कविता प्रेरित थी आदिम चिड़िया के चहकने से। ठीक वहीं से शुरू हुआ प्रेरित होने का सिलसिला। मैं चाहता हूँ मेरी कविता भी प्रेरित हो तुम्हारे चहकने पे, तुम्हारे स्वर से मिठास आए कविता के अलंकारों में। उसके लिए तुम्हें भी चहकते रहना है चिड़िया की भांति। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है कि कॉफ़ी हाउस या चाय की गुमटियों में लेखक मिलते थे, अड्डेबाजी होती थी, रचनाओं पर बहस होती थी, विश्लेषण होता था। ऐसे संवाद की फिर आवश्यकता है। फिर भी जो साहित्यिक कार्यक्रम है उनका अपना महत्व है, उसे हम नकार नहीं सकते। एक कवि के लिए यात्राएं भी बहुत आवश्यक है। कुछ युवक केवल अभ्यास कर करके लिख रहे हैं, जबकि साहित्य लेखन प्रतिभा का विषय है। रसूल हमजा तोब ने मेरा दागिस्तान किताब में काव्य प्रतिभा और सुनहरी मछली का जिक्र किया है। सुनहरी मछली ने कहा, मुझे जाने दो, मेरा जीवन पानी में है, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वरदान दूंगी, पर मुझे छोड़ दीजिए। कवि ने वरदान मांगे। कवि ने कहा, मेरी पुस्तकें प्रकाशित होनी चाहिए, मुझे पुरस्कार मिलने चाहिए, मेरा बड़ा घर, मेरे सरकारी विभागों में नौकरी लो। मछली ने कहा, घर जाओ, सब मिल जाए। और जब घर गए सब चीज़ें वैसे की वैसे बनी हुई थी। पुरस्कार मिल गई, किताबें प्रकाशित हो गई, नौकरी लग गई। एक दिन पत्नी ने पूछा कि ये हुआ कैसे सब? तो कवि ने कहा, मैं रोज नदी किनारे जाता था, वहाँ एक सुनहरी मछली मिली और उससे मैंने सारा वरदान मांगा। और देखिए, पत्नी ने कहा, काश तुमने उस सुनहरी मछली से अपने लिए थोड़ी सी काव्य प्रतिभा भी मांग ली। तो स्थिति ये है। कवि होने के नाते कहता हूँ, कविता जीवन का सार है। जब चार ओर नफरत के बीज बोए जा रहे हों, ऐसे वक्त कविता प्रेम की अभिव्यक्ति का सबसे सुंदर माध्यम है। कविता हमें जीने की उम्मीद से भर देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि कविता हमें बेहतरीन मनुष्य बनाती है, संवेदनशील होना सिखाती है और उदार बनाती है। कविता साहित्य की सबसे उत्कृष्ट विधा है। ये कविता की ताकत है कि समाज में बदलाव लाती है। ये सत्ता के सिंहासन को हिला सकती है। कवि का मूल उद्देश्य सामाजिक विषयों पर विमर्श खड़ा करना है। हिंदी साहित्य के कवि और आलोचक निरंजन सूत्रे जी कहते हैं एक जगह, हमारी परंपरा में काव्य के आस्वादन के संदर्भ में संस्कृत में कितनी अद्भुत सूक्ति कही गई है। अरसिकेषु काव्ये निवेदनम मालिक मालिक मालिक। वरदान मांगा जा रहा है कि हे प्रभु, मेरी किस्मत में तू चाहे कुछ भी लिख देना, लेकिन किसी अरसिक के समक्ष काव्य निवेदन की सजा मत दे।
यह हमारा संस्कृति है, यह हमारा साहित्य का इतिहास है। यह भी बेहद आवश्यक है कि हम अच्छा लिखकर अहंकार ना करें और ना ही अपनी कविता से मोह रखें। ऑक्टेविया पाज ने कितना खूबसूरत कहा है, कविता उस कवि का अवसान चाहती है जिसने उसे लिखा, और उस कवि का जन्म चाहती है जिसने उसे पढ़ा। मेरे लिए मूल मंत्र है। मैं इसे समझता हूँ कि हम सब लेखकों कवियों को इस बात के ऊपर खूब गौर और मंथन करना चाहिए। साहित्य अपने समय के सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख तो करता ही है, बल्कि अपने समय से बहुत आगे की बात भी करता है। एक आदर्श समाज की कल्पना करते हुए कवि हमेशा बेचैन रहता है। कवि सत्ता की समाज विरोधी नीतियों का विरोध करता है और सवाल पूछता है। वह कोई हल नहीं बताता, बल्कि ये सवाल पाठक को आंदोलित करते हैं और वही सवालों का हल खोजता है। एक कवि की कविता में लोकधर्मिता, पक्षधरता, विरोध के स्वर होने चाहिए। मुझे लगता है कि जब मैं कोई कविता लिखूं तो ये पाठक को अपनी से लगनी चाहिए। मेरी कविता पाठक को चौंकाए और उसकी पीड़ा कविता में हो। सत्ता का चरित्र ही ऐसा होता है कि आम आदमी का शोषण होता ही रहता है। कई बार सत्ता साहित्यकारों से सबक लेकर उन मुद्दों पर काम करती है और कई बार टकराव की स्थिति पैदा होती है। जनता के पक्ष में खड़े रहने वाले चाहे पत्रकार हों या साहित्यकार हों, उन्हें अपने बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। कितने जेल गए, कितने मारे गए, ये हर दौर की कहानी है। जो तटस्थ है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। मैं ऐसा मानता हूं कि एक कवि को अपने समय पर अंधेरे के खिलाफ खड़े होना ही चाहिए। ब्रेक ने बहुत खूबसूरत कहा है, वे ये नहीं पूछेंगे कि वह अंधकार का समय था, वे ये पूछेंगे कि उस समय के कवि चुप क्यों थे। मैं अपनी इसी बात के साथ बलबन लोगों को उनके काव्य संग्रह एक स्पष्ट एहसास घर के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार।